हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे हम लोग अब क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 जो हमारा बोर्ड आने वाला है 2021 के लिए, वहां से हमारे कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है। जैसे कि जनन में से जो आपका पहला चैप्टर है हमारा जीओ में जनन, उसको कहीं कहीं बोर्ड में से हटा दिया गया, जैसे यूपी बोर्ड और कुछ राज्य के बोर्डों ने हटा दिया है और कुछ बोर्डों ने नहीं हटाया है। कोई बात नहीं, मैंने उसका पूरा का पूरा आपको वीडियोस, नोट्स का वीडियो, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी का वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में जोड़ दिया, जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा। अब हम आज लोग बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर। एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हमारा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो हमारा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन, कि हमारा क्या करते हैं परिचय। और ये 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्री में बैच ज्वाइन कीजिए। और आपको और बता दें, इसका जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको दो माध्यमों से आपको मिलेंगी। एक, आपको डेली जितना पढ़ाया जाएगा इसका आपका नोट्स मिल जाएगा वीडियोस के माध्यम से। दूसरी, आपको क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको दो तरीकों से आपको मिलेगा इसका नोट्स, बिल्कुल भी फ्री, ठीक ना। आपको टेलीग्राम में इसका फ़ोटो खींच के भेज दिया जाएगा और दूसरा आपको डेली का डेली आपको नोट्स अपलोड किए जाएंगे, आपको डाउनलोड करना रहेगा पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो सब हम लोग जानते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो रीडिंग क्या रहेगा हमारा, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्योंकि कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले हम लोग के उसके बारे में जानना, उसका उपयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो अगर परिचय देखें, इंट्रोडक्शन, तो जो हमारे पुष्प होते हैं, क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, यानी कि हमें पुष्प के बारे में ही डिटेल जानना है। तो परिचय में देखेंगे तो पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल। जो प्राकृतिक क्या है, जैसे कि हम लोग के वातावरण में देखिए जो फूल होते हैं कितने अच्छी तरीके से रहते हैं, और इसका रंग, रूप और गंध हमें बहुत ही क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और यह सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अनेक सारे फूल अलग अलग रंगों में, अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। तो ये विविधता उत्पन्न करते हैं कि नहीं, ठीक है ना। और यह लगभग सभी प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं, वो चाहे आपका कोई भी मरुस्थल हो या फिर कोई स्थल हो या फिर कोई आपका जल हो, कहीं पर भी ये आसानी से पाए जाते हैं। पुष्प किसी भी पादप का वह अंग होता है जो लैंगिक जनन करता है। जो पुष्प होता है, जो पुष्पी नहीं, पुष्प जो फूल होते हैं वो पुष्पी पादपों का ऐसा हमारा एक अंग होते हैं जो कि लैंगिक जनन करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, प्राकृतिक पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण है, एक अनूठा उदाहरण है, ठीक है। इसका रंग, रूप और गंध हमें आकर्षित करती है। यह सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, यह सर्वाधिक क्या प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विविधता प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यह लगभग सभी प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। यह लगभग सभी प्राकृतिक
प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। ये लगभग अगर देखें तो कहाँ कहाँ पे जितने भी प्राकृतिक आवास हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। वो चाहे हमारा आप कह सकते हैं मरुस्थली हो, स्थली हो या फिर जल स्थल हो, कोई भी हो, वहाँ पर हमारे ये पुष्प हमारे जरूर मिलेंगे। और जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, यह हमारा किसी भी पादप का वह अंग है जो कि लैंगिक जनन करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुष्प किसी भी पादप का वह अंग है जो लैंगिक जनन करता है। तो फूल ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा वह क्या करता है? हमारा लैंगिक जनन करता है। ठीक है ना? इतना आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका, अब इसके बाद आता है पुष्प की खेती। आखिरकार पुष्प की खेती भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा की जाती है, हमारे इस इंडिया में, जिसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरो या फिर फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। पुष्पों की खेती, जिसको किसको नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक ना? ये फ्लोरिकल्चर एक ऐसी शाखा होती है जिसमें सजावटी पुष्पों की व्यावसायिक खेती होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यह एक बागवानी से जुड़ी ऐसी शाखा है जिसमें सजावटी पुष्पों की व्यावसायिक खेती की जाती है। व्यावसायिक खेती की जाती है। तो व्यावसायिक खेती हमारी किसमें की जाती है? आपकी फ्लोरिकल्चर में, यानी कि पुष्पों की खेती में। ठीक है ना? यह तेजी से बढ़ रहा एक व्यवसाय है। यह तेजी से बढ़ रहा एक व्यवसाय है जिसमें पुष्पों का आयात निर्यात होता है। जिसमें पुष्पों का आयात निर्यात होता है। इसी में पुष्पों का क्या होता है? आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो जो पुष्पों की खेती कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि चलिए आप बताइए कि पुष्पों की खेती हमारी क्या होती है, इस पर आप प्रकाश डालिए। तो सीधा बताना है, यह एक बागवानी से जुड़ी ऐसी शाखा है जिसमें सजावटी पुष्पों की व्यावसायिक खेती की जाती है। यह तेजी से हमारी बढ़ रहा एक व्यवसाय है जिसमें पुष्पों का आयात निर्यात होता है। ठीक है ना? अब हमारा आता है पुष्पी पादपों में जनन की एक रूपरेखा। हेडिंग डाल लेते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि जनन कैसी की जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुष्पों या फिर पुष्पी पादपों में जनन की एक रूपरेखा। अगर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालें जनन की रूपरेखा में, जनन किस प्रकार से हमारा होता है किसी भी पादप में, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर पुष्पों में देखें तो पुष्पों में दो भाग पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है हमारा पुंग केसर और दूसरा पाया जाता है स्त्री केसर। मान लीजिए ये हमारा कोई भी फूल है, ऐसे ऐसे रहते हैं, ये कोई भी फूल है। ठीक ना?
तो जो इसके मध्य में पाया जाता है, इसकी मिड में, जो मिड में इसके पाया जाता है, यहाँ पे देखते हैं आप लोग, तो मिड में हमेशा और हमेशा क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका पाया जाता है स्त्री केसर। क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये इस चीज़ को हम लोग पूरा बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। जिसके सबसे ऊपर की ओर ये जो यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे होते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पाया जाता है परागकण। परागकण यहीं पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। अगर हम लोग पुष्पी पादपों में जनन की बात करें तो हमारी 2 प्रकार की होती है। किस प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। पहला अगर हम पुंकेसर में देखें, पहला आपका ए में अगर देखें तो क्या हमारा पुंकेसर। पुंकेसर पुंकेसर में क्या पाया जाता है? हमारा पराग कोष पाया जाता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? पराग कोष पाया जाता है। याद रखना, पुंकेसर में क्या पाया जाता है? पराग कोष। यहाँ पर जो पाया जाता है पुंकेसर, ये हमारा क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर के सबसे ऊपर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टहनियाँ निकली रहती है पुंकेसर बोलते हैं। और इसके यहाँ पे सबसे ऊपर पाया जाता है हमारा पराग कोष पाया जाता है, ठीक है ना। फिर पराग कोष में लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। पराग कोष में क्या पाई जाती है? हमारी लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानियाँ किसमें पाई जाती है? हमारी पराग कोष में ही पाई जाती हैं। अब लघु बीजाणु धानियों में क्या होती है? 4 होती हैं। पराग कोष 4 होते हैं और छोटे छोटे इसमें लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। और इस लघु बीजाणु धानियों का लघु बीजाणु जनन होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन होता है। फिर इसके बाद जनन होने के बाद लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु मतलब पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु, यानी कि बोले तो पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, ठीक है ना। और पराग जब लघु बीजाणु बनते हैं तो ये जो बने पराग कण का क्या होता है? हमारा विकास होता है। तो इसका क्या होता है? पराग कण का विकास। और इसी पराग कण के विकास को बोलते हैं नर युग्मोभिद। जब हमारे पराग कण का विकास हो जाता है तो उसको बोल दिया जाता है नर युग्मोद्भिद का नाम दे देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना। फिर हमारा इसमें बी ऑप्शन होता है, क्योंकि पहले में हमारे 2 होते हैं, एक पुंकेसर होता है, दूसरा क्या होता है? स्त्री केसर। क्या होता है हमारा? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में पाया जाता है अंडप। क्या पाया जाता है? अंडप। और अंडप के अंदर होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। इसी बीजांड को बोलते हैं गुरु बीजाणु धान। इसी को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धान के नाम से जानते हैं। फिर बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु का क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन होता है। इसका क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन होने के बाद गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। जो गुरु बीजाणु धान होती हैं इसी के अंदर ये गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु धान से गुरु बीजाणु बनने तक क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है। फिर हमारा जब गुरु बीजाणु बन जाते हैं तो इनमें बनता है भ्रूण कोष। क्या बनता है? भ्रूण कोष। और इसी भ्रूण कोष में क्या होता है? किसी भ्रूण का विकास होता है। इसी को बोलते हैं मादा युग्मोभिद। क्या बोलते हैं? मादा युग्मोद्भिद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये हमारा पहला प्रोसेस में था। फिर हमारा इसमें होता है हमारा एक पाया जाता है
फिर इसके बाद जब हो जाता है तो इसमें परागण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? परागण की, परागण की। थोड़ा इसमें लिख लेते हैं। फिर जब ये हो जाता है तो परागण की क्रिया होती है। अब हमारा पुंकेसर से हमारा जो ये बन रहा है, पुंकेसर में क्या बन रहा है हमारा? परागकण। जो पुंकेसर में परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र के कहाँ पर पहुँचेंगे? भ्रूण कोष तक, यानी कि इस अंडाशय तक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? परागण के नाम से जानते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? पराग कोष से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है। ठीक ना, इतना याद रखना। अब तीसरे हमारे जो प्रोसेस में आता है वो आता है हमारा निषेचन। क्या आता है हमारा? जो बी में आता है, यानी कि हमारा ये आप ले सकते हैं, इसमें ही ले सकते हैं फर्स्ट सेकंड करके। हम लोग यहाँ पे अब सेकंड में आपका आता है, ये इसको आप फर्स्ट बना लीजिए। ये हमारा क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है और यहाँ पे हमारा सेकंड प्रोसेस। सेकंड में होता है हमारा निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया किस में होती है? तो इसमें द्विनिषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? तो इसमें याद रखिएगा हमेशा, द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन किस में होता है? युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन। ठीक है ना, याद रखना। फिर इसमें चौथा में होता है निषेचन की पश्च संरचना एवं घटना। ये निषेचन की पूर्व है, याद रखना। ये जो मैं बताया है यहाँ पे, तो ये हमारा निषेचन के पूर्व की घटना है। यहाँ पे ले लेंगे निषेचन के पूर्व की घटना। निषेचन के पूर्व की घटना, फिर निषेचन के बाद की घटना। निषेचन पश्च मतलब बाद, पश्च संरचना या घटना, इसे ही बोलते हैं ना। तो निषेचन के पश्च क्या क्या होता है? भ्रूण पोष का विकास होता है। पहला क्या होता है? जो भ्रूण बनता है तो इसी भ्रूण पोष का हमारा क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। फिर हमारा क्या होता है? फिर भ्रूण पोष के विकास के बाद भ्रूण का विकास होगा। किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होने के बाद हमारा क्या बनता है? यहाँ पर आपका बनता है बीज से क्या बनेगा? हमारा फल, और हमारा बहुभ्रूणता बनता है। बहुभ्रूणता की क्रिया होती है, ये भ्रूणता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हमारा सीरीज नंबर 1 है। आपको डेली का डेली सीरीज मिलेंगे। ऐसे ही हमारा क्लास 12th बायोलॉजी सेकंड चैप्टर से लेके चलेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी जनन के हमारा सेकंड है। ठीक है ना। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।